दोस्तों, उत्तराखंड की न्यूज तो आपको पता ही होगी, जहां टनल में 41 वर्कर्स फंसे हुए थे। लेकिन एक अच्छी बात तो यह है कि इनमें से किसी की भी जान नहीं गई और ये 17 दिन तक टनल में ही रहे। फिलहाल इस घटना को आप क्या नाम देना चाहोगे? क्योंकि इसी साल उत्तराखंड और कई अन्य इलाकों में ऐसी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिली हैं, जिससे ये तो लग रहा है कि हिमालय हमें वार्निंग दे रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ और भी खतरा बढ़ सकता है। इसके बावजूद यहाँ कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। जब 12 नवंबर को हम और आप घर पर दिवाली मना रहे थे, वही दिन उत्तरकाशी के वर्कर्स के लिए काला दिन रहा, क्योंकि सुबह के 5:30 बजे उत्तरकाशी की टनल के सामने एक लैंडस्लाइड हुई। टनल के दोनों साइड के एंड पर लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन बीच का एरिया नहीं ढहा था। टनल कोलैप्स की खबर सामने आते ही रेस्क्यू टीम ने अपना पहला काम यह किया कि 12 सेंटीमीटर का एक पाइप उन वर्कर्स तक पहुंचाया, जिसकी वजह से ही उनके साथ कम्युनिकेशन हो पाया था और उन तक खाना भी इसी के माध्यम से भेजा गया। पहले तो उन्हें ड्राई आइटम्स भेजी गई और उन्हें सांस लेने के लिए एक अलग से पाइप बिछाया गया। इस दौरान लोगों की सेहत का पूरा ध्यान रखा और उन्हें लूज मोशन हो रहे थे, उन्हें मेडिसिन पहुंचाए गए। 14 नवंबर को 800 और 900 mm के बड़े पाइप लगाए गए, जो मलबे के जरिए अंदर घुसाए गए थे। एंटर से लेकर जहां वर्कर फंसे हुए थे, उसमें 57 मीटर का गैप था और मशीन के जरिए मलबे के बड़े बड़े होल बनाए गए, जिनके जरिए खाना और पानी वर्कर तक पहुंचाया गया। 18 नवंबर को पीएमओ की टीम की तरफ से 5 अलग अलग इवैक्यूएशन प्लान बनाए गए और 19 नवंबर को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। 23 नवंबर को काम रोकना पड़ा। मशीन जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी वहां कोलैप्स होने की वजह से, और फिर 25 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग का ऑप्शन सजेस्ट किया। 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। यहां उन्हें 86 मीटर अंदर डिग करना था ताकि वो अंदर फंसे हुए वर्कर्स तक पहुंच पाए। दिन खत्म होते होते मशीन ने अंदर 19 मीटर ड्रिल किया था। 28 नवंबर की शाम को सारे वर्कर्स को बाहर निकाला गया। मशीन फेलियर के कारण सिर्फ 10 मीटर ही बचा था। अब अलग अलग टाइप के एक्सपर्ट को बुलाया गया। इन्हें रेट माइनर्स भी कहा जाता है। तो क्या होते हैं ये रेट माइनर्स? रेट माइनर्स एक प्रैक्टिस है जहां 5 स्क्वायर मीटर छोटे पिट्स बनाए जाते हैं। रेट माइनर्स इन नैरो स्पीसीज से बैंड होकर अंदर जाते हैं। फाइनली इन 41 वर्कर्स को इन रेट माइनर्स के एफर्ट से ही बचाया गया। जो ओरिजिनल प्लान था हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, वही सक्सेसफुल रहा। डिक्स मानते हैं कि आज तक उनका सबसे मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि सारे वर्कर्स अभी तक जिंदा थे और उन्हें चोट भी नहीं आई थी। उन्हें बाहर निकालना उनकी और भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। अब बात करते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों हुआ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हिंदू धार्मिक साइट्स हैं, जिनके बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 धाम अलग वेदर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के अंदर 825 किलोमीटर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें से कुछ 601 किलोमीटर इस साल की जुलाई तक खत्म हो चुका था। इस प्रोजेक्ट की लागत 12,000 करोड़ रुपए है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये पैसा फिजूल में खर्च हो रहा है या फिर इसमें कुछ अचीव भी होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, आइए इसे समझते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा उत्तराखंड की इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ रिलीजियस टूरिस्ट के लिए आते हैं और सिर्फ रिलीजियस रीजन ही नहीं, उत्तराखंड अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए भी प्रसिद्ध है। 4 धाम हाईवे के फायदे क्या हैं, इसे 1 बाय 1 समझते हैं। इससे ट्रेवल एंड टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। डैमेज और डेंजरस रोड पर होने वाले एक्सीडेंट कम होंगे। 2 लेन रोड, ब्रिजेस और टनल की वजह से टाइम 30 से 40% तक कम हो जाएगा, जिससे फ्यूल कॉस्ट कम होगी। नए साइंस की वजह से ड्राइवर सेफ्टी मिलेगी। साथ ही साथ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के अगेंस्ट बेहतर प्रिपरेशन रहने में मदद करेगा। 1962 में हम चाइना से एक लड़ाई हार गए थे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर न होना एक बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। भारत वही बात बदलना चाहता है और अगर कोई युद्ध वाली परिस्थिति पैदा होती है तो हमारी मिलिट्री को प्रॉपर सपोर्ट करना है। ये तो थी पॉजिटिव बातें। अब कुछ चैलेंजेस को भी समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है हिमालय पर्वत। आज हिमालय पर्वत की हाइट हर साल 1 सेंटीमीटर तक बढ़ रही है। ये हमेशा हिल रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ इस तरह की मूवमेंट लगातार होती रहती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इसकी वजह से अर्थ पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे भूकंप आते हैं, जियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ पानी की एक समस्या है।
2010 की एक स्टडी कहती है कि जब भी पत्थर में पानी होता है तब उन पत्थरों की स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही खुदाई शुरू होती है वैसे ही पता चलता है कि क्या वो रॉक्स खुदाई और टनल का प्रेशर सहन कर पाएगा या नहीं। इस टनल को बनाने के लिए बर्गर ग्रुप नाम की एक ऑस्ट्रेलियन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को हायर किया गया। उन्होंने अगस्त में कहा था कि टेंडर में जितना कहा गया है उससे कहीं ज्यादा चैलेंज कंडीशन में यहाँ मौजूद है, लेकिन हिमालयन में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना खतरनाक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के ओके कहने के बाद ही यहाँ पर काम शुरू हुआ था और फिर भी यहाँ 41 वर्कर फंस गए। अब सबसे जरूरी बात तो यह कि अभी तक की जो टनल सिर्फ कंस्ट्रक्टेड हो रही थी और 41 वर्कर फंस गए। सोचिए अगर ये टनल ऑपरेशनल होती तो इसमें कितने लोग फंस सकते थे। हमारी सारी ताकत लगाने के बावजूद 2 हफ्ते तक उन वर्कर्स को बाहर निकालना मुश्किल था। नेचर के साथ छेड़छाड़ करना भी काफी महंगा पड़ सकता है। भारत इस समय एक चैलेंजिंग मुकाम पर खड़ा है जहां प्रॉब्लम ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। एक तरफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो हिमालयन इकोनॉमी डेवलप कैसे होगी। पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या है, अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो जॉब जनरेट नहीं होंगी और फिर उत्तराखंड के लोग आसपास के शहरों में रहने लग जाएंगे। चाइना हमारे लिए एक समस्या है क्योंकि जहां हमारे क्लाइमेट डिजास्टर की न्यूज बनती है वहीं चाइना चुपचाप अपने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता रहता है और अगर कोई डिजास्टर हुआ तो उसकी न्यूज दुनिया तक पहुंचने नहीं देता। इसमें हमारे पास एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज है और क्लाइमेट चेंज भी एक ऐसी समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अभी तक 1000 से ज्यादा लैंडस्लाइड उत्तराखंड में हो चुके हैं। जोशीमठ में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, यानी कि जमीन में दरारें आ रही हैं। 2013 में केदारनाथ में डेडली फ्लड्स आए थे, यानी कुछ करें या न करें आने वाला समय भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एक रोप के 2 एंड पाए जाते हैं। ऐसा लगता है इनमें से एक हमें चूज करना होगा। अगर एनवायरनमेंट को फेवर किया तो इकोनॉमी सफर करेगी और अगर इकोनॉमी को किया तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। आज हिमालयन हमें वार्निंग दे रहे कि ह्यूमन नेचर के ऊपर नहीं है। हम रास्तों की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने की जरूरत है। साथ ही ये सोचने की भी जरूरत है कि क्या सारा हम क्यों कर रहे हैं। क्या ये काम बिना नेचर को इफेक्ट किए किया जा सकता है। ह्यूमन लाइफ में इंप्रूव करने के लिए फिलहाल हमें इन डिजास्टर से सीखने की जरूरत है ताकि हम कुछ बेहतर कर पाएं। आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट के कार्य होते रहने चाहिए? क्योंकि जब आप डेवलपमेंट का कार्य करते हैं तो मुसीबतें आती हैं, कई जगह नुकसान भी होता है, पर हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। दूसरा ये कि हमें जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना चाहिए। उनके लिए बेहतर रोड और टनल्स की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट में लिखकर अपना जवाब जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।